प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान ने आदिल राजा और शहजाद अकबर की बरतानी हुकूमत से हवालगी का मुतालबा किया है। वज़ीर दाखिला की बरतानवी हाई कमिश्नर से इस हवाले से मुलाकात भी हुई है, जिसमें उन्होंने शहजाद अकबर और आदिल राजा जो कि वहाँ से बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सबूत भी पेश किए गए हैं। और इस हवाले से शहजाद अकबर मज़ीद एक डेवलपमेंट ये है कि उनके मुतनाज़ बयानात के हवाले से जो मुकदमा था उसमें उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया है। दोनों मतलूब अफराद पाकिस्तान के हवाले किए जाएँ, जबकि मसला यह है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो तहवील मुल्ज़िमान के हवाले से कोई रस्मी या बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं है। हालांकि इस हवाले से माजी में बड़ी कोशिशें की गई और ऐसी ही एक कोशिश पीटीआई गवर्नमेंट में उस वक्त के जो फॉर्मर टू पीएम ऑन अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर साहब जो हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी। और ये कोशिशें थी इस वक्त के मौजूदा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को वो पाकिस्तान वापस लेकर आना चाह रहे थे और उनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त हमें क्या बताया, कौम को क्या बताया गया, ज़रा एक नज़र इसके ऊपर डालते हैं। इसहाक डार के केस का मैं आपको इशू समझा देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान की बरतानिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। ये रेसिप्रोसिटी की बुनियाद पे होती है कि हम उनसे ये वादा करते हैं कि हम भी आपको लोग उनके आपके हवाले करेंगे। इस वक्त जो केस है वो हमारी तरफ से उसके अंदर इस पिछले 3 माह में 4 रिप्रेजेंटेशंस इन राइटिंग हो चुकी हैं, जिसके उनकी जितने एडिशनल क्वेश्चंस थे उनका भी जवाब दिया जा चुका है। रिसेंट हमारा इंटरेक्शन पिछले हफ्ते भी हुआ है उनके होम डिपार्टमेंट के साथ। जो डिसीजन करना है, सबसे पहले डिसीजन करना होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, उसमें उनके लीगल का भी ओपिनियन आ गया है, यूकेसी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उनका भी ओपिनियन आ गया है। नाउ द फाइल इज़ वेटिंग बिफोर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आपकी फेवरेबल है? वो हमें नहीं बतलाते, लेकिन इतना कहते हैं कि जी इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिसीजन पेंडिंग है। इसके अंदर मेरे ख्याल काफ़ी सारी चीज़ें एट स्टेक हैं, लेकिन हमने अपना केस फुली प्लीड किया है। जिसकी वजह से डिले हो रहा है वो आपको पता है, बरतानिया में ब्रेक्सिट है, तो वो एक शायद बहाना भी उन्हें मिला हुआ है कि जी ब्रेक्सिट है बड़ी। उनको इसहाक डार के लिए बहाने दे रही क्या? नहीं, इसहाक डार के लिए, लेकिन वो ब्रेक्सिट है जी, तो ब्रेक्सिट की वजह से पूरा पोलिटिकल स्ट्रक्चर हिला हुआ है। तो वो इस पूरे मामले पे मैं बात करूंगा। माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माजी में भी बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन मसला यह है कि बरतानिया जो है वो पाकिस्तान की इस हवाले से तमाम कोशिशों को, जिसमें पाकिस्तान ने मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा किया है, कभी भी इन कोशिशों को संजीदा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले माजरत अगर आपको मेरी थोड़ा सा फ्रेम मूव होता हुआ नजर आए, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इट्स ओके। आपने भी जिस तरफ इशारा किया, मेरा ख्याल है यही इसकी बुनियादी बात है। दुनिया के अंदर इस तरह के ममालिक मौजूद हैं जिनकी आपस में इंटरनेशनल बाहमी बायलैटरल ट्रीटीज मौजूद हैं। इन ट्रीटीज को हम रिपेट्रिएशन ट्रीटी भी कहते हैं, जिससे कि एक मुल्क और 2 ममालिक आपस में मुआहदा कर लें कि अगर कोई शख्स हमारे मुल्क में कोई जुर्म कमिट करेगा और वो आपके मुल्क में चला जाए तो आप उसको वापस कर देंगे, और अगर कोई शख्स आपके मुल्क में जुर्म को कमिट करेगा और अदालत को मतलूब होगा और वो हमारे मुल्क में आ जाए तो हम उसे वापस कर देंगे। इन्हें बायलैटरल एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज भी कहते हैं, बायलैटरल रिपेट्रिएशन ट्रीटीज भी कहते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये सिर्फ अभी माजी में नहीं, सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट में शहजाद अकबर साहब के पर्सपेक्टिव से नहीं, उससे पहले भी आपको याद होगा इसमें सबसे बड़ी एफर्ट शायद 2008-9 के बाद शुरू हुई, जब हमने बानी एमक्यूएम को यहाँ पे पर्सपेक्टिव के अंदर और कुछ और अमन केसेस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की शान हुई, वफाकी हुक्म ने भी कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी वजह से, जिसके ऊपर अब लोग बहुत से सियासी उबाम उठाते हैं, वो कोशिश पूरी नहीं हुई। और सियासी लोग ये उठाते हैं, मैं थोड़ी सी बात आपकी इजाजत से इस पे करूं, कि एक पर्सपेक्टिव सा बन गया है कि पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे लोग मौजूद हैं जो जब गवर्नमेंट में नहीं होते और पाकिस्तान की स्टेट एजेंसीज को मतलूब होते हैं तो वो दीगर ममालिक में कभी ना कभी जाके पनाह ले लेते हैं। इसमें हम पीपल्स पार्टी की भी एग्जांपल दे सकते हैं, एमक्यूएम की भी दे सकते हैं, नून लीग के भी आपने दी। आपको याद है इसी प्रोसेस से हसन और हुसैन नवाज साहब को भी बुलाने की कोशिश की गई और आज पीटीआई के लोगों को बुलाने की कोशिश की जा रही है।
और जब माजी में ये एक्सरसाइज हुई सवाए 2018-19 में जिसका आपने तज़किरा किया, तो इबाम और एलिगेशंस ये लगाई गई कि क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट में है कि कुछ ऐसे बाहर ममालिक मौजूद रहें जहां पे इस तरह के एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज ना हो, इस वजह से कभी भी हमारी पॉलिटिकल विल पूरी तरह इस काम को नहीं कर सकी। फॉर एग्जाम्पल, और हम अभी सिर्फ मफरूजे पे बात कर रहे हैं, अगर ये ट्रीटी साइन हो जाती है पाकिस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान, तो चले आज शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा और दीगर इस तरह के लोग शायद रिपेट्रिएट हो जाएं, लेकिन इस हुकूमत को भी ये पता है कि माजी की तरह अगर हुकूमत तब्दील हो गई और हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब को फॉर एग्जाम्पल बुलाना पड़ा, या दीगर इस तरह के लोगों को जो इंग्लैंड में या दीगर ममालिक में, कनाडा में, अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं और पाकिस्तान के बारे में किसी मखसूस लम्हे के अंदर अच्छी बातें नहीं कर रहे, या पाकिस्तान को मतलूब है किसी अदालत में किसी मुकदमे में, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का माजी में ये इंटरेस्ट लगा कि अगर इस तरह की ट्रीटी साइन हो जाएंगी तो आज किसी और को, लेकिन कल हमें भी बुलाया जाएगा इसी ट्रीटी के तहत। इस वजह से आपने देखा कि जब भी पाकिस्तान में बाहर से किसी को पकड़ के बुलाया गया, वो बायलैटरल या म्यूचुअल ट्रीटीज के तहत नहीं किया गया। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी बल्दिया टाउन फैक्ट्री कराची के केस की, जिसके अंदर एलिगेशन थी कुछ लोगों पे, जिनमें से एक शख्स जिसका मुझे नाम याद है, उस रहमान भोला के ऊपर एक एलिगेशन थी। बिल्कुल, इवन दो ट्रीटी कोई मौजूद नहीं थी कंट्रीज में, बाद में शायद थाईलैंड मलेशिया साइड के ऊपर कहीं पे वो रहे, इवन दो ट्रीटी कोई मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने इंटरपोल के थ्रू, पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंटरपोल के थ्रू जो रिपेट्रिएशन का तरीका है, जो कि एक बड़ा लंबा तरीका है जिसमें अदालत की कन्विक्शन, अदालत की कुछ प्रोसीजर्स के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होती हैं, उसके थ्रू उनको वापस लेके आए। यहाँ पे ये मजीद ये बात करनी जरूरी है कि इंटरपोल के तरीकों से, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बड़ा एतमाद होना चाहिए किसी भी मुल्क को, जहां अगर वो रिपेट्रिएट करे, अगर पाकिस्तान किसी शख्स को वापस भेज रहा है तो, या इंग्लैंड किसी शख्स को पाकिस्तान भेज रहा है, तो वो ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि क्या वापस जब ये शख्स जाएगा तो डोमेस्टिक लीगल स्ट्रक्चर में जो लोकल अदालतें हैं, क्या इसे फेयर ट्रायल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और इस पर्सपेक्टिव से हम अगर जितनी एग्जांपल्स आप गिरदो नवाह की देख लें, तो आपको ये पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट के ममालिक और फार ईस्ट के ममालिक फिर भी इंटरपोल की प्रोसीडिंग्स के ताबे लोगों को रिपेट्रिएट कर देते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी वो लोग रिपेट्रिएट हुए हैं या उनको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान भेजा गया है। लेकिन इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस तरह के जो ममालिक हैं, वहां पे एक फ्लडगेट आर्गुमेंट का मसला है कि अगर हम बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ये देखें कि क्या वाकई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस मुल्क का जहां पे हम रिपेट्रिएट कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, अगर हम करना शुरू कर देंगे तो इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका जैसे ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान के लोग मौजूद नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पे अफ्रीका में वॉर क्राइम्स के एलिगेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे दीगर ममालिक के लोग मौजूद हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उन ममालिक के अंदर। तो ये एक फ्लड गेट्स आर्गुमेंट भी है। ये मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया और इस तरह के ममालिक तो फिर मान लेते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के अंदर एक फ्लड गेट्स आर्गुमेंट है कि अगर हम एक शख्स को पाकिस्तान रिपेट्रिएट कर देंगे तो कल को रूस अपने बंदे भी मांगेगा, दीगर लोग अपने अफ्रीका वाले अपने बंदे भी मांगेंगे, लैटिन अमेरिका वाले अपने बंदे भी मांगेंगे, और उन ममालिक की स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस कुछ इस तरह की है कि उन तमाम को रिटर्न नहीं किया जा सकता। ठीक, बैरिस्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। यहां पर एक इंतहाई अहम सवाल कि इससे पहले जब कभी भी कोशिशें की गई, वो ज़ाहिर के हालात ऐसे थे कि वहां पर गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद होती थी, हुकूमत के ऊपर तनकीद होती थी, लेकिन यहां पर मामला रियासत के हवाले से है, रियासत को अटैक किया जा रहा है। इस पे मैं आपका व्यू जानूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस अहम मामले पर हम उनकी राय जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बैरिस्टर साद रसूल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले जो है वो हुकूमतों पे तनकीद होती थी और सियासी हुकूमतें, सियासी लोग एक दूसरे के ऊपर करते थे, यहाँ तो रियासत का मामला है, तो इस मरतबा आप समझते हैं कि संजीदगी से केस को प्लीड किया जाएगा या फिर कंसिडरेशन जो है वो संजीदगी से होंगी, या फिर ये वही जीरो सम गेम होगा? मुझे यकीन है कि रियासत का क्योंकि मामला है तो ये संजीदगी इसमें होगी,
लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल कानूनी पर्सपेक्टिव में देखें तो इससे इंग्लैंड को अगर हम एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनके कानून में जो उनके एक्सट्रेडिशन लॉज हैं उसमें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मामला प्रिसाइसली किसी इदारे का है, किसी सियासी पार्टी का है, किसी और चीज का है। वो दो तीन बुनियादी कानूनी चीजों को परखेंगे। एक ये कि क्या पाकिस्तान की अदालत के अंदर वाकई पाकिस्तान की अदालतों ने क्या ऐसा कोई मुस्बत फैसला किया है जिसके ताबे किसी जुडिशियल ऑर्डर के ताबे, किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं बल्कि किसी जुडिशियल ऑर्डर के ताबे एक ऐसा जुडिशियल ऑर्डर जो ड्यू प्रोसेस से लिया गया हो, क्या उसके ताबे कोई शख्स मतलूब है या नहीं। और दूसरा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, दूसरी चीज जो उनके एक्सट्रेडिशन लॉज बड़ा फोकस करते हैं वो इस बात पे है कि क्या जिस मुल्क में हम रिपेट्रिएट कर रहे हैं क्या वहां पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल निजाम है, क्या इन लोगों को जो मतलूब है उनकी अदालतों में, किसी मुल्क की अदालत में, क्या जब वो वापस भी जाएंगे तो उन्हें एक मुनसिफाना अदालती प्रोसेस के सामने किया जाएगा या एक मार्ड प्रोसेस के सामने किया जाएगा। ये दोनों चीजें बुनियादी फैक्टर्स हैं एक्सट्रेडिशन का। नहीं तो फिर ये बुनियादी तौर पे सर, बुनियादी तौर पे जो लूप होल्स है वो हमारे अपने जुडिशियल सिस्टम के अंदर है। अगर यहाँ पर ऐसी कोई प्रेसिडेंस होती या हमारा जुडिशियल सिस्टम जो हमेशा इस्लाहात के हवाले से हम बात करते हैं, रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात करते हैं, अगर वो इंटैक्ट होता, अगर वो इतना स्ट्रांग होता, इतना जो है इफेक्टिव होता, तो शायद आज ये मामला नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये मामला रियासत की विल या पॉलिटिकल विल से ज्यादा हमारी क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम के ऊपर है। तमाम ममालिक, जिन खास तौर पे जो वेस्टर्न ममालिक हैं, उनकी एक्सट्रेडिशन के अंदर जब वो ट्रीटी भी साइन करते हैं, अगर आज पाकिस्तान ये कहे कि हमने ट्रीटी साइन करनी है तो उसके अंदर भी उनकी बुनियादी रिक्वायरमेंट किसी भी ट्रीटी को साइन करने की ये है कि क्या कि जिस शख्स को हम रिपेट्रिएट करेंगे कल को ये तो एलिगेशन नहीं आएगी कि हमने, और सिर्फ मैं माजरत के पाकिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि इंग्लैंड से लेट्स से अफ्रीका के कांगो में दीगर जगहों के ऊपर अभी रिपेट्रिएशन की बात है, तो ऐसे तो नहीं होगा कि कुछ किसी शख्स को इंग्लैंड रिपेट्रिएट कर दे, पता चले कि उसको समरी ट्रायल करके कोई सजाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कुछ तरह की सजा दे दी गई है। क्या जुडिशियल स्ट्रक्चर डोमेस्टिक ठीक है या नहीं है, इस चीज की बेसिस के ऊपर माजी में इंग्लैंड ने, अमेरिका ने ये फैसले किए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक ने फैसले किए। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि इसके अंदर किसी भी, मैं ये कह रहा था, ये तो हम बात कर रहे हैं ना अपने जुडिशियल सिस्टम की, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो तहजीब याफ्ता ममालिक हैं, फर्स्ट वर्ल्ड जिसे कहा जा सकता है, जिनके कानून के ऊपर जो है वो दुनिया भर को एतबार है, क्या उनके साथ फिर इस तरह की ट्रीटीज हैं बरतानिया की? जी बिल्कुल, बहुत सारे ममालिक के दरमियान ट्रीटीज हैं। इंग्लैंड की अमेरिका की आपस में ट्रीटी है, कनाडा की अमेरिका की आपस में ट्रीटी है, कनाडा की ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ अदवार में आपस में ट्रीटीज रही हैं। यूरोपियन ममालिक के अंदर, EU के अंदर तो तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर आपस में मल्टीलैटरल ट्रीटीज भी मौजूद हैं, बायलैटरल ट्रीटीज भी मौजूद हैं। जर्मनी से फ्रांस लोग भेजे जाते हैं, फ्रांस से स्पेन भेजे जाते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों का टेस्ट जो है वो डोमेस्टिक जुडिशियल स्ट्रक्चर के ऊपर है। और मुझे यकीन है और हम उम्मीद भी करते हैं इस हुकूमत से भी कि जो वो शवाहिद प्रोड्यूस करेंगे, जो वो इंग्लैंड को शवाहिद और अदालती कार्रवाई दिखाएंगे और उसके बाद जो गारंटीज प्रोवाइड की जाएंगी कि वाकई इन लोगों को वापस लाके एक मुनसिफाना ट्रायल जो कि पाकिस्तान के लीगल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है वो किया जाएगा, तो इसके अंदर कोई मुस्बत कार्रवाई होगी। लेकिन क्योंकि ये इस वक्त ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो मैं इस कानून के पर्सपेक्टिव में इतनी सिर्फ गुजारिश करूं कि इसमें एविडेंस से ज्यादा अगर हम अपने डोमेस्टिक लीगल स्ट्रक्चर की क्रेडिबिलिटी को वाजे करेंगे तो इसमें ज्यादा सक्सेस मिलेगा। एविडेंस तो माजी के अंदर भी लोगों के अच्छा, पास एक चीज सर एक चीज और कही जाती है, जो एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 है बरतानिया का, उसका सेक्शन 194 वो स्पेशल अरेंजमेंट्स की इजाजत देता है, और यहाँ पर जो है वो इसी के हवाले से मेरे ख्याल से इसाक डार साहब के हवाले से भी एक MOU जो है वो भी साइन हुआ था ना। एक चीज और इसमें कही जा रही है कि रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, यानी दोनों ममालिक के दरमियान अगर कोई ऐसा जुर्म है जो जुर्म तस्वुर किया जाए, मिसाल के तौर पे फेक न्यूज़ के हवाले से इस वक्त जो है वो आदिल राजा और शहजाद अकबर के ऊपर है, तो फेक न्यूज़ वहां पर कितना कंसिडरेबल है और क्या इसमें गुंजाइश निकलती है? आप क्या कहते हैं? जो प्रिंसिपल आपने वाजे किया, पहले मैं उस प्रिंसिपल पे बात कर लूं और फिर फेक न्यूज पे करता हूं। बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, डुअलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ के ऊपर ये प्रिंसिपल रेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक मुल्क कहे, पाकिस्तान के अंदर किसी कोई शख्स मौजूद हो, वो मुल्क कहे कि हमें वो शख्स वापस भेजते हैं, आप पूछें कि क्या जुर्म कमिट किया है और वो कहें कि हमारे मुल्क में ऐनक पहनना जुर्म है,
तो पाकिस्तान ये कहेगा कि ये इस तरह का तो कोई जुर्म नहीं है, ना हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, इस जुर्म पे हम किसी की कन्विक्शन के ऊपर हम उनको रिपेट्रिएट नहीं कर सकते। ये इसी तरह जिन जुराइम के ऊपर रिपेट्रिएशन होनी होती है वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर भी उसका वो जुर्म होना जरूरी है, और जिस मुल्क के अंदर से बंदा लेके आना हो वहां पे भी उसको एक जुर्म रिकग्नाइज करना जरूरी है। हाँ। ताकि ये ना हो कि ऐसे एक्ट्स के ऊपर जो वैसे जुराइम नहीं है आप एक कानून साजी करके जुर्म कंसिडर करें और उसके ऊपर रिपेट्रिएशन कर दें। जो दूसरी बात आपने की, माजरत में अगर आप थोड़ा सा उस पर रिमाइंड करवा सकें। नहीं, मैं ये कह रहा था कि फेक न्यूज, ये आपने अभी कहा ना कि रूल के ऑफ, बारे में आपने जी बात जी 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 देखिए, फेक न्यूज की तमाम दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी फेक न्यूज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइन का आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है वो है। इसी तरह दुनिया तमाम के अंदर अमेरिका के अंदर ये फर्स्ट अमेंडमेंट के जुमरे के अंदर आती है कि क्या कोई न्यूज फर्स्ट अमेंडमेंट के जावियों से जो उनका फ्री स्पीच का आर्टिकल है उससे बाहर है नहीं। हमने देखा कि वैसे तो फेक न्यूज के ऊपर अब सारी दुनिया बड़ी सीरियस हो गई है। खास तौर पे पिछले 5-7 साल के अंदर तो इसके ऊपर बहुत सारी लेजिस्लेशन भी हुई और दुनिया ने इसको बड़ी सीरियसली देखा। लेकिन जो तारीख फ्री स्पीच की है उसके अंदर खास तौर पे वेस्टर्न ममालिक, इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह के अंदर अगर किसी शख्स को फ्री स्पीच के ऊपर या किसी बयान पे या किसी बात करने के ऊपर कोई सजा दी गई हो तो हम देखते हैं कि उन लोगों को ज्यादा रिपेट्रिएशन नहीं की गई माजी में, कम से कम इंग्लैंड और अमेरिका से। उम्मीद यह है कि इस दफा शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल, इस आम इशू पे अपना ओपिनियन जो है वो हमारे सामने रख रहे थे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से अपने इस केस को प्लीड करती है। ये जो सबूत पेश किए गए और उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेशली बरतानवी हुकूमत की जो कंसिडरेशंस होती हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको किस तरह से दूर किया जाता है।